हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर है समास के बारे में, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले देखते हैं समास की परिभाषा के बारे में। अब देखो यहाँ पे दिया गया समास के बारे में, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई नया शब्द बन जाता है तो उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो ये होती है डिफिनीशन समास की। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, संधि में दो वर्णों का योग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है संधि में दो वर्णों का योग होता है किंतु समास में दो पदों का योग होता है। ये भी आपको याद रखना है, संधि में दो वर्णों का योग होता है, समास में दो पदों का योग होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना हो रहती है। संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। दूसरी ओर समास में क्या होता है, पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है, किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है समास के भेद के बारे में। अब यहाँ पे देखो बताया गया है समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। तो ये जो 6 समास है इनके सभी के नाम याद रखने हैं आपको, क्योंकि पेपर में देखो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 इसके दिए जाएंगे और एक अन्य कोई नाम होगा। इसमें पूछेगा फिर इनमें से कौन सा समास नहीं है। तो ये जो 6 नाम दिए गए हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अव्ययी भाव समास। पहला समास कौन सा, अव्ययी भाव समास है। अब देखो जितनी भी समास की डिफिनीशन है, जो 6 प्रकार के समास है, तो सभी मतलब डिफिनीशन आपको याद रखने। जैसे कि पहला दिया गया है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे कि ये परिभाषा दी जाए, जिस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद ट्रिक इसकी क्या है, इसकी कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल दिया गया है, यथाशक्ति, इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार, और यथा क्या है यहाँ पे, यथा उपसर्ग हो जाएगा। जैसे कि यथा शीघ्र वैसे ही हो गया। सपरिवार, सपरिवार में स क्या है, स के उपसर्ग है और परिवार क्या है, मुख्य शब्द है। तो यहाँ पे सपरिवार भी अव्ययी भाव समास है। जैसे कि आजन्म, आजन्म में आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। तो जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जो होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें केवल इतना आपको याद रखना है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। मतलब जो कर्ता कारक होता है और संबोधन कारक जो होता है, इनमें जो विभक्ति होती है बस वो विभक्ति की यूज नहीं इसमें होता। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे को क्या है, विभक्ति है। सुखप्रद, सुख को देने वाला। अजन्मांध मतलब जन्म से अंधा। जलमग्न, जल में मग्न। उसके बाद आप बीती, आप पर बीती। और रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये सारे जो हमने जिसमें से गोला किया, ये क्या है, ये सारी विभक्ति चिन्ह है। और जिस समास में विभक्ति चिन्ह मिले उसमें हमेशा तत्पुरुष समास होगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जैसे लास्ट वाला जो पद होता है अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अजन्मांध मतलब जन्म से अंधा, कोई व्यक्ति अंधा है जन्म से, तो प्रमुख क्या इसमें से, अंधा व्यक्ति प्रमुख है। उसके बाद जलमग्न, इसका आंसर हो जाए जल में मग्न, मतलब कोई वस्तु है जो जल में मग्न है। तो ये कंप्लीट हो गया तत्पुरुष समास। उसके बाद देखते हैं अगला कर्मधारय समास।
उसके बाद अगला है कर्मधारय समास के बारे में। अब देखो इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष संज्ञा होता है। जैसे कि यहाँ देखो नील कमल, नीला है जो कमल। अब जो कमल की विशेषता क्या है, वह नीला है। अब देखो यहाँ पे जो बताया गया पूर्व पद विशेषण, तो विशेषण का मतलब यही होता है क्या, जो मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताए। उसके बाद जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। चरण कमल, कमल के समान चरण। और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। जैसे यहाँ पे क्या मुख जो है वह चंद्रमा के समान है, यह इसकी विशेषता बताई जा रही है। या फिर कहीं पे भी तुलना की जाए दो चीज़ों में, तो वहाँ पर भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। देखो यहाँ पे जैसे कि कंपेयर किया जा रहा है चरण कमल, कमल के समान चरण, और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पे क्या दोनों में तुलना की जा रही है। उसके बाद अगला है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिदेव, 3 देवताओं का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौमासा, 4 महीनों के समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह। अब देखो यहाँ पे 3 इसमें मिला, 5 मिला, 4, 7 और 7। तो ये क्या, प्रथम पद सभी में संख्यावाची मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है द्वंद्व समास के बारे में। अब देखो यहाँ पे बताया गया है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखो इस समास का ट्रिक क्या है। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये जो डैश होता है, ये जो चिन्ह मिले हमेशा दो शब्दों के बीच, तो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होगा। जैसे कि देखो राम कृष्ण, राम और कृष्ण हो गया। दाल रोटी, दाल और रोटी हो गया। कंदमूल, कंद और मूल। तो यहाँ पे देखो सभी में डैश मिला है या फिर योजक चिन्ह मिला है। अब देखो योजक चिन्ह अगर ना मिले, ऐसे लिख दिया जाए और लगाकर, तब भी क्या इसमें से द्वंद्व समास होगा। जैसे लिख लिया जाए कि राम और कृष्ण में कौन सा समास है, या फिर दाल और रोटी में कौन सा समास है, तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा वहाँ पे। और उसके बाद लास्ट नंबर हमारा है छठवां बहुब्रीहि समास के बारे में। देखो अब यहाँ पे बताया गया है इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अब देखो ये जो जितनी भी डिफिनीशन परिभाषाएं दी गई सभी समास की, ये सभी याद रखना है आपको। अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि नीलकंठ, नीला और कंठ दोनों मिलकर बना रहे हैं एक जो वर्ड, उसे बोलते हैं शिव। अर्थात नीलाकंठ जिसका नीलकंठ, बात हो रही किसके बारे में, शिव के बारे में। तो यहाँ पे एक पद क्या है, प्रधान नहीं, दोनों पद प्रधान है यहाँ पे। जैसे कि 10 आनंद, 10 आनंद, 10 आनंद जिसके अर्थात रावण की बात हो रही है। और पंकज, पंख में पैदा हो अर्थात कमल। तो इसमें क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 है, आनंद मतलब सिर, जिसके 10 सिर हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रावण की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास भी कंप्लीट हो गया, और जो समास के 6 भेद थे वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।